Hello students, welcome back. How are you all? I think you are all also fine. तो जैसा कि कोरोना की वजह से हम सब ने अपनी स्टडी पे ब्रेक लगा दिया था। नहीं, ऐसा मज़ा नहीं आएगा यार। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल ऑल्सो फाइन। जैसा कि हमें कोरोना से डरना नहीं बल्कि कोरोना के साथ चलना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है ना? So welcome back new session of maths classes for class 12. So let's get started for chapter 1. This is relation and function. Okay? तो जैसे कि बर्थलॉट ने कहा था, मैथमेटिक्स इज अ इंडिपेंडेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। किसी भी रिसर्च करने के लिए मैथमेटिकल को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह फ्रीली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन का अपनी डेली लाइफ में यूज़ देखेंगे कि एक्चुअली में इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बना और इसका यूज़ क्या है ना? कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कहाँ से निकल के आया, किसने दिया, तो ये सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। मच ऑफ मैथमेटिक्स अबाउट फाइंडिंग द पैटर्न्स। तो चलिए कैसे ये भी देखते हैं हम कैसे लिंक करने का काम करता है और दो क्वांटिटीज में होने वाले चेंजेस को बताता है। इन अवर डेली लाइफ वी कैम अक्रॉस मैनी पैटर्न करेक्ट साइज रिलेशन सच एज ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे कि हम डेली लाइफ से ही लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे एक रिलेशन की बात करें ब्रदर और सिस्टर के बीच में, फादर और सन के बीच में, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, तो दोनों के बीच में एक्चुअली में जो रिलेशन बीच में जो रिलेशन है वो ये दो क्वांटिटीज़ है उनके बीच में क्या बता रहा है, एक लिंक कर रहा है कि फादर का सन से क्या रिलेशन है, फादर का, और सन का फादर से क्या रिलेशन है, सन का। तो वी कैम अक्रॉस मैनी रिलेशन सच एस नंबर m लेस देन नंबर m। ऐसे हम बात कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो m इज़ लेस देन n, ऐसे नंबर्स जो n से लेस देन है वो m है। एंड लाइन l इज पैरेलल टू m, और जो लाइन l है वो m के पैरेलल है। ये भी एक रिलेशन हुआ कि जो लाइन l है वो m के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल मैन, दैट मीन्स दिस a set is a subset of set b, subset of b. In all these we can notice that the relation involve pair of objects in certain order. ठीक है, अब ये रिलेशन तो बताते हैं बट एक ये सर्टेन ऑर्डर, किसी मतलब एक ऑर्डर में बताते हैं। ठीक है, जो भी ये रिलेशन बताया जाएगा वो एक सर्टेन ऑर्डर में बताया जाएगा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू लिंक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स के बीच में लिंक कैसे करते हैं। ठीक है, लिंक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू सेट्स दैन इंट्रोड्यूस रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन अ पेयर। और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम रिलेशन कैसे बताते हैं। फाइनली वी विल लर्न अबाउट स्पेशल रिलेशन विल बी क्वालिफाइड टू फंक्शन। और इनकी कुछ स्पेशल रिलेशन होते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं, जिनको हम फंक्शन बोल देते हैं। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। और जो ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है। Since it captures the idea of mathematical processes correspondence between one quantity with the other, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो एक क्या करता है, एक आइडिया को कैप्चर करता है। दो क्वांटिटीज़ के बीच में जो भी आइडिया है, जो भी रिलेशन है, तो उसको बताता है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, W.S. लेबनीज़। ओके, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ने के पहले बात कर लें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बहुत परेशान करने वाला है। जैसे ये रिलेशन की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको उसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। चलिए, तो सपोज ए इज़ अ सेट ऑफ टू कलर्स। मान लिया कि जो सेट ए है वो टू कलर्स का सेट है। ठीक है, क्या है,
2 कलर्स का सेट है, ओके। और सेट बी जो है वो, उसमें 3 ऑब्जेक्ट, देखिए बी, सी और एस 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो वेयर बी, सी, एस रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर बैग, तो बी, सी जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर बैग को रिप्रेजेंट करते हैं, कोट एंड शर्ट रिस्पेक्टिवली। सॉरी, बी जो है बैग को रिप्रेजेंट करता है, सी जो है वो कोट को रिप्रेजेंट करता है, और एस जो है वो शर्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है बी, सी, एस। हाउ मेनी पेयर ऑफ कलर ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज टू सेट्स, तो इसमें हमको ये बताना है कि इन दोनों दो 2 सेट्स से मिलके हम कितने पेयर बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के हम कितने पेयर बना सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेड कलर का हम बैग भी ले सकते हैं, रेड कलर का कोट भी हो सकता है, और रेड कलर का यहाँ पे शर्ट भी हो सकता है। रेड का हमने पहले तीनों से मैपिंग कर दी, ठीक उसी प्रकार हमने ब्लू की भी तीनों से मैपिंग कर दी, ठीक है। तो ब्लू कलर का बैग भी हो सकता है, कोट भी और शर्ट भी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। thus we get 6 distinct objects। इस तरह से हमें कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मिल गए, 6। let us recall from our earlier classes that an ordered pair of element taken from any two set P and Q is a pair of element written in the small ब्रैकेट्स एंड ग्रुप टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। पिछली क्लासेस में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे 2 सेट्स हैं, है ना, 2 ऑर्डर्ड पेयर को हम एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के और ऐसे हम लिख देते हैं पी क्यू, ओके। पी बिलोंग्स टू, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले सेट में बिलोंग करता है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड सेट में बिलोंग करता है। दिस इज लीड्स टू द फॉलोइंग डेफिनेशन, ठीक है। चले अब डेफिनेशन हम देखते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे। तो गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, मान लिया कि 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं पी एंड क्यू, एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी एंड क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट पी एंड क्यू। और पी एंड क्यू क्या है, जितने भी पॉसिबल ऑल ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट है। तो पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, जिस सेट बिल्डर फॉर्म। तो पी एंड क्यू सच दैट पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। मतलब पी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए से ही, पी से ही लिया जाएगा, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेट क्यू से लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। इसकी डेफिनेशन है, तो आप ध्यान रखिएगा। इफ़ आइदर पी और क्यू इज द नल सेट, यदि पी और क्यू नल सेट हो, नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट ना हो, देन पी एंड क्यू विल आल्सो बी एम्प्टी सेट। तो P एंड Q उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एक एम्प्टी सेट ही मिलेगा, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू 5। फ्रॉम द illustration given above we note that A क्रॉस B, रेड B, रेड C, रेड S, जैसा कि हम अभी पिछले एग्जाम्पल में देख के आ रहे हैं, B फॉर बैग, C फॉर कोट एंड S फॉर शर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट सेट में रेड और ब्लू दिया हुआ था, तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड रेड रेड, फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट सेट से लिया गया है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से लिया गया है, ठीक है। यही इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन होता है क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, ओके। चलिए अब हम कुछ आगे चलेंगे। ओके स्टूडेंट, अब ये रिमार्क में आप देखेंगे, यहीं से आपके जो MCQs बनते हैं, तो ये वही पार्ट है, इसलिए आपको बहुत इसमें भी ध्यान देना है। जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा हो, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहे जाते हैं इफ़ द ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट यदि इक्वल हों, मतलब दोनों एलिमेंट इक्वल हों, तो वो क्या कहलाते हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर वो इक्वल कहलाते हैं, ठीक है, यदि उनकी एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, ठीक। सेकंड इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सेकंड वाले पोर्शन से, इसलिए बहुत ध्यान से आपको सेकंड वाले को समझना है कि यहाँ से आपको सेट भी फाइंड करने को आएंगे। इफ़ देयर आर पी एलिमेंट इन ए, ठीक है, यदि सेट ए में पी एलिमेंट है और सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो देयर
विल बी पी क्यू एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, पी एंड क्यू होंगे। सिंपल सी बात है कि इसके पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ तक वही बात है। इसके बाद अब जो बात कर रहे हैं कि यदि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पी हों, ठीक है, मान लिया, यदि हम इसको एक पूरे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि मान लिया कि सेट ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 और बी में हमारे पास 3 4 एलिमेंट है जैसे, ठीक है, ये एलिमेंट्स है। और इनका कार्टेशियन भी बना लें यदि हम ए क्रॉस बी का, तो क्या क्या बनेगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ओके। तो इस तरह से ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब क्या बोल रहा है इसके बाद कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यदि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो ए में कितने एलिमेंट है यहाँ पे हम देख रहे हैं 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी में कितने एलिमेंट है हमारे पास 2, ओके। तब नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 4, जैसे कि हमें दिख रहा है 1 2 3 4, तो ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट यदि सेट ए में पी हैं और बी में क्यू हैं, देन इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे आप, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर ए और बी इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और ए और बी क्या है, इनफाइनाइट सेट हैं, देन उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी इनफाइनाइट सेट ही होगा, ओके। ठीक इसी प्रकार हम बात करें कि यदि थ्री सेट हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उनका मतलब एक ही सेट है और उनका 3 बार हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तीनों एलिमेंट ए के हैं लेकिन उनका 3 बार हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, तो उनका ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाता है, ए बी सी इज कॉल्ड अ ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट कहलाता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जिससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करना देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ एक्स प्लस वाई एंड वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट रिमार्क में देखा था इक्वल होते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से मैपिंग होगी सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड से, कितना हो जाएगी, x की वैल्यू 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक। इसी प्रकार y की कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इनके सामने की ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ओके। तो इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक इसी प्रकार लिखा हुआ है नेक्स्ट वाला कि P इज ए बी सी एंड Q इज R फ्रॉम द सेट A क्रॉस B एंड Q क्रॉस P आर दीज टू प्रोडक्ट इक्वल। प्रोडक्ट निकालना है दोनों का और बताना है कि क्या दोनों प्रोडक्ट इक्वल होंगे, ठीक है। तो दोनों ही प्रोडक्ट हमने निकाला तो कितना आ गया, P क्रॉस Q और यहाँ पे Q क्रॉस P, क्या दोनों इक्वल है, नहीं, इनके ऑर्डर्ड जो है वो सेम नहीं है। ऑर्डर्ड यदि सेम होते तो हम कह देते कि दोनों का जो कार्टेशियन है वो इक्वल है, बट यहाँ पे दोनों के ऑर्डर देखेंगे आप तो अलग अलग हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट यहाँ ए है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आर है, इसलिए ये दोनों के कार्टेशियन जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो however the number of elements in each set will be the same, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट विल बी द सेम, बट यदि कार्टेशियन की बात करें तो वो क्या है, आपस में इक्वल नहीं होंगे। चलिए इसके बाद इसी तरह से अब आपको फाइंड करना है लेट A 1 2 3 एंड B 3 4 देन C 4 5 6 देन फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C।
यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन एक का सॉल्यूशन बता देती हूँ, जिसके थ्रू आप बाकी खुद करेंगे। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं। जैसे कि इंटरसेक्शन आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि बी और सी का इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। बी और सी सेट में जो भी उनकी कॉमन एलिमेंट है वो उनके इंटरसेक्शन में आता है। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 4। ठीक है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन कितना आ गया, 4। ठीक, एक सेट ये मिल गया और सेट ए हमारे पास 1 2 3 है। अब इन दोनों का आपस में हमें कार्टेशियन करना है। तो 1 एक बार 4 के साथ मैप होगा, फिर 1 2 4 के साथ और 3 4 के साथ, इस तरीके से मैप होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 4 2 4 और 3 4। ओके, तो ये आ गया आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक इसी प्रकार और यूनियन तो आपको पता ही है कि दोनों सेट के टोटल एलिमेंट हमें, जैसे बी यूनियन सी की बात करें तो बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, बी और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 6। जो रिपीट है उसको एक ही बार लिखना होता है इसमें। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 4 5 6। थर्ड वाला आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको घर पे करना है। इसके बाद हम चलते हैं अब थोड़ा सा रिलेशन की तरफ। अभी तो हमने सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा है, अब रिलेशन समझते हैं। तो रिलेशन के बारे में समझने के लिए आप देखेंगे, कंसीडर द टू सेट पी। यदि हम दो सेट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू सेट हैं पी एंड क्यू, और साथ में इनका वेन डायग्राम भी शो किया गया है। पी क्यू ए बी सी एंड क्यू अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या। ओके, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P and Q has 15 ordered pair which can be listed P क्रॉस Q। ठीक है, यदि हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो कैसे, ए अली, ए भानु, ऐसे करके हर एक एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ यहाँ पे ऐसे मैप हो जाएगा, और ऐसे ही हर एक एलिमेंट सारे सेट क्यू के एलिमेंट से मैप हो जाएगा। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएंगे। और टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 15 बनेंगे। ठीक है, अभी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मैंने निकालना आपको बताया है कि नंबर ऑफ पी कितने हैं यहाँ पे एलिमेंट, 3, और नंबर ऑफ क्यू में कितने एलिमेंट है यहाँ पे आपके पास, 5। ठीक है, तो 3 5 जब 15, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पी क्रॉस क्यू, तो नंबर ऑफ हो जाएगा 15। तो इस तरीके से यहाँ पे 15 ऑर्डर्ड पेयर निकाला गया है। चलिए, ओके, तो a visual representation of set relation are called an arrow diagram is shown in the figure। तो इसमें बात हम करें तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट लाइन पे कि वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस Q by introducing a relation R between the first element X and the second element of each ordered pair Y। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो एक्स जिसकी बात करें फर्स्ट पी का एलिमेंट होगा, और वाई जो है वो क्यू, मतलब ये सारे जो एलिमेंट है वो क्यू वाई के होंगे। इस तरीके से हम रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू के। ठीक है, चले, देन आर इज इक्वल टू ए अली, बी भानु, बी बिनोय एंड सी चंद्रा, जो कि यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है एरो, तो उसके थ्रू हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है। देखिए, ए का रिलेशन किसके साथ बताया गया है, ए का रिलेशन अली के साथ, बी का रिलेशन भानु और बिनोय के साथ, ठीक, सी का रिलेशन चंद्रा के साथ, और डी, यहाँ डी का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं बताया गया। ठीक है, हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। आ रिलेशन आर फ्रॉम, यहाँ रिलेशन की बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। चलिए, तो वन बाय वन हम सारी समझते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ठीक है, एक रिलेशन जो एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी पे डिफाइन हो इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो, and the subset is derived by describe the relationship between first element and the second element of the ordered pair A cross B, and the second element is the called the image of first element। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये कही गई है कि
ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी इमेज ये सेकंड एलिमेंट में यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट ये जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। इन दोनों का रिलेशन जब भी बताया गया है तो इसकी इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले सेट की इमेज यहाँ पे मिलनी चाहिए। फिर a set of all first elements of the ordered pair in the relation R from set A to B is called the domain of the relation। और जो सेट ए के एलिमेंट हैं, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। और सेकंड सेट के जो एलिमेंट कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन। अब रेंज में वही एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ए के एलिमेंट से रिलेट हों। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट से रिलेट हों या सेट ए के एलिमेंट्स की इमेजेस हों, वही क्या कहलाती हैं? उसकी रेंज कहलाती हैं। जैसे यहाँ रेंज हम देखें तो क्या कहला जाएगी? अली, भानु, बिनोय और चंद्रा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और साथ में ही जो रेंज है वो, और इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे सेट को रेंज तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डोमेन क्या है? सारे एलिमेंट कहलाएंगे। और रेंज कौन कौन सी कहलाएंगी? जो कि इन एलिमेंट से रिलेशन है जिनका, जैसे अली, भानु, बिनोद और चंद्रा, ये आपकी रेंज है। और बाकी यदि पूरे एलिमेंट को हम बोलें तो ये क्या कहलाते हैं? कोडोमेन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो रेंज है वो सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। ठीक है, जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक, यही चीज़ आपको डेफिनेशन 4 में लिखी हुई है। Remark, a relation may be represented algebraically either by the roster method by the set builder form। जो रिलेशन होता है दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो रोस्टर मेथड और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। जैसे कि आप क्लास 11th में दोनों रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके आपने अभी टाइप देखे थे, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसी फॉर्म में अलजेब्रिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड एरो डायग्राम इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। और एरो डायग्राम जो होता है वो एक रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब यदि हमें एक एग्जांपल्स देखें तो एक एग्जांपल क्या दिया है? लेट ए 1 to 6 डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन। एक सेट दिया हुआ है ए और उसमें एक रिलेशन डिफाइन क्या दिया गया है कि ए से ए में ही रिलेशन हो, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मतलब ऐसा एलिमेंट लें कि हम एक्स में 1 प्लस करें तो हमें वो एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, तो वो ऐसा रिलेशन हमको लेना है। तो एक्स जो है देखिए, और फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एक्स हमने ले लिया 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू ले ली हमने 1, तो वाई की वैल्यू यदि हम इसमें 1 प्लस कर दें तो कितनी मिल जाएगी? 2। ठीक, इसी पे हमने 2 लिया तो प्लस 1 करने पे 3 मिल जाएगा। ऐसे 3 लेने पे प्लस 1 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। और 4 लेने प्लस 1 करने पे 5, और 5 लेने प्लस 1 करने पे 6। इसके बाद यदि हम 6 लेते हैं तो प्लस 1 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, जो कि हमारे सेट ए में नहीं है। इसलिए पॉसिबल रिलेशन क्या बनेंगे? इतने ही बनेंगे। ओके, तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। जो भी आपको रिलेशन दिया हुआ है इसी में वैल्यू पुट कीजिए और आपके आंसर। और इसको हम ये इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि एक्स की वैल्यू हम क्या लें, यहाँ से लेते जाइए और यहाँ पे इसकी इमेज बनती जाएगी। जैसे हमने 1 लिया तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो 1 प्लस 1 2। ठीक है, 2 लीजिए, 2 में प्लस 1 कीजिए तो कितना मिल गया? 3। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3। ऐसे ही 3 लिया तो कितना मिल गया? 4। तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, चलिए ये देखिए, अब यहाँ जो मैं अभी आपको बता रही थी तो वो यहाँ पे आप वेन डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करना है।